जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरके स्टडी प्लेनेट में। हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी विज्ञान का अध्याय 3 धातु एवं अधातु पढ़ रहे थे और उसमें से हम लोगों ने पहले के वीडियो में अधातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में चर्चा कर लिए थे। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल आरके स्टडी प्लेनेट के प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे धातु एवं अधातु के बारे में एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको क्लिक करके उन पीछे के वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप पीछे के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके आगे जो है हम लोगों को पढ़ना है आयनिक यौगिकों के बारे में। तो आयनिक यौगिकों को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में समझना होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हालांकि आप लोग क्लास 9th में जो है आप लोग पढ़ लिए होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी परमाणु के कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी परमाणु में उपस्थित कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। और इसे हम अष्टक नियम से लिखते हैं। अष्टक नियम क्या कहता है कि किसी भी परमाणु के कक्ष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह किसी भी दूसरे तत्व से अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, अगर किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन जब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो वह क्या करेगा? वह दूसरे तत्व से जो है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। ठीक है, या फिर किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वह अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देगा। ठीक है, और जो तत्व अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं उस पर धन आवेश आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉनों ग्रहण करते हैं उस पर ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आखिर करते कैसे हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी तत्व है तो क्या होता है? उसका परमाणु होता है, और परमाणु में क्या होता है? एक नाभिक होता है। परमाणु में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है जबकि न्यूट्रॉन पर जो होता है कोई आवेश नहीं होता है, कोई भी आवेश उस पर नहीं होता है। और इसमें क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं इसके चारों बगल जो है घूमते रहते हैं, इसके चारों बगल जो है चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, चारों बगल इसके चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं इसके चारों बगल चक्कर लगाते रहते हैं ऐसे करके। और जिस पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं उस पथ को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। तो बोर-बरी प्लान के अनुसार ये जो कक्ष दिए गए हैं इनका कुछ नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे पहला कक्ष है तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे K, दूसरा कक्ष है तो उसको लिखेंगे हम लोग L, तीसरा कक्ष है तो उसको लिखेंगे हम लोग M। ठीक है, अंग्रेजी का अक्षर KLMN है ना। तो चौथा कक्ष है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? N लिखेंगे। ठीक है, तो इन कक्ष में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। देखिए बोर-बरी जो है एक फार्मूला दिया था 2n²। ठीक है, 2n² के अनुसार ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे वितरण होता है। n जो है वह यह दर्शाएगा कि किसी परमाणु के कितना कक्ष है। ठीक है, कक्षों को हम लोग n से दर्शाते हैं। अगर पहला कक्ष है तो उसके लिए n का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे, अगर दूसरा कक्ष है तो 2 लेंगे, तीसरा कक्ष है तो 3 लेंगे, और चौथा कक्ष है तो 4 लेंगे। देखिए जैसे अगर हम लोग k कक्ष के बात करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2n²। यहाँ पे पहला कक्ष जो है वह क्या है? k है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 × 1 का स्क्वायर मतलब कि 2। इसका मतलब ये हो गया कि K कक्ष में जो है अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग L लेते हैं तो L जो हो गया वो उसको भी हम लोग 2n² के अनुसार बैठाएंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? n का वैल्यू जो है हम लोग कितना लेंगे? n का वैल्यू हम लोग 2 लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ 2 × 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, और 4 दूना कितना हो गया? 8। यानी कि L कक्ष में अधिक से अधिक जो है वो 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग, तो तीसरा कक्ष के लिए हम लोग M लिखते हैं और इसको भी 2n के अनुसार बैठाते हैं, 2n² के अनुसार। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 × 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 3 तिया कितना हो गया? 9, और 9 दूना फिर कितना हो गया? 18। यहाँ पे कितना हो गया? 18। यानी M कक्ष में अधिक से अधिक जो है 18 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो चौथा कक्ष में जो है इसको भी हम लोग 2n² के अनुसार लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 × चौथा कक्ष है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, और 16 को 2 से गुना करेंगे, 16 दूनी कितना हो गया यहाँ पे? 32। ठीक है, तो इसके अनुसार हो गया कि n कक्ष में जो है अधिक से अधिक 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। m कक्ष में जो कि तीसरा कक्ष है उसमें अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। L कक्ष में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और K कक्ष में अधिक से अधिक
2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए हम लोग जो है देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। यहाँ पे कुछ तत्व लिखे गए हैं और उसका बगल में उसका परमाणु संख्या लिखा गया है, ठीक है, यानी कि उस पूरे तत्व में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको बगल में लिखा गया है। अब इसका वितरण किस प्रकार से होगा, देखिए अगर हम लोग हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, ठीक है, तो पहला कक्ष में ही 1 लिखा जाएगा, ठीक है, तो इसका जो है सिर्फ 1 ही होगा इलेक्ट्रॉनिक वितरण करेंगे तो, ठीक है। दूसरा जो है हीलियम जो है उसका परमाणु संख्या 2 है, तो ये भी पहला कक्ष में चला जाएगा क्योंकि पहला कक्ष में जो है वो 1 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो दूसरा पहला का देखिए तो क्या हो गया, यहाँ पे हीलियम के लिए यहाँ पे सिर्फ 2 लिख देंगे क्योंकि पहला कक्ष में ही इलेक्ट्रॉन जो है 2 रखा जाएगा, यानी 2 जो है चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है लिथियम के बारे में देखते हैं, ठीक है। लिथियम का जो परमाणु संख्या है वो कितना है, 3 है। तो इसको हम लोग जब हम लोग रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए क्योंकि पहला कक्ष में अधिक से अधिक जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो यहाँ जो है 2 इलेक्ट्रॉन के बाद अगला कक्ष में इलेक्ट्रॉनों को रखेंगे, तो इसमें जो है दूसरा कक्ष में जो है पहला 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन की कितना है, यहाँ पे 7 है, तो इसको हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कितना हो जाएगा, पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 खत्म हो गया, 7 में से 2 जो है हम लोग भर दिए, अब कितना बचा, 5, तो यानी कि दूसरा कक्ष में जो है 5 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो कितना हो गया, 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या यहाँ पे है 11। अब इसे हम लोग इसको भरते हैं कक्षों में तो कितना हो जाएगा, पहला कक्ष में जो है 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, दूसरा कक्ष में जो है हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक है, तो 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, भरना है 11, ठीक है, तो हम लोग भर दिए कितना अभी तक जो है 8 और 2 10 भर दिए। अब बचा कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, 8 और 2 10 और 1 11। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 मैग्नीशियम का कितना होता है परमाणु संख्या 12, तो 2 हो गया, 8 और 2 10 और यहाँ पे 2, ठीक है, यानी पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा कक्ष में जो है 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यहाँ पे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का देखते हैं तो 2 हो गया, 8 हो गया और यहाँ पे 3, क्यों, देखिए 8 और 2 10 और 3 13 हो गया, क्योंकि इसका परमाणु संख्या कितना है, 13 है, पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे 8 के बाद यहाँ 9 भर देंगे क्योंकि दूसरा कक्ष में अधिक से अधिक जो है 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उसके बाद देखिए क्लोरीन का कितना हो गया, 17, क्लोरीन का कितना हो गया, 17, तो देखिए यहाँ पे जो है कितना है, क्लोरीन का 17 है, तो यहाँ भर सकते हैं 2 8 और 2 10 और बचा कितना, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया। अब देखिए अष्टक के नियम के अनुसार जो है क्या होता है कि कोई भी तत्व जो है वो अपना 8 को जो है वो पूरा करना चाहता है, ठीक है, यानी उसका बाह्यतम कक्ष में जो है वो अधिक से अधिक जो है वो 8 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तभी क्या होगा, वह स्टेबल होगा, वह किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। और जब तक उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा या फिर कम इलेक्ट्रॉन है तब तक वह क्या रहेगा, अभिक्रियाशील रहेगा, यानी किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया कर सकता है। अब जितना भी यहाँ तत्व है देखिए, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन को लेते हैं, इसका बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इसका 8 पूरा हो जाएगा, तो यह जो है अस्टेबल हो जाएगा, या जो है अपना अस्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का कितना है, बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम का बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यह इसके पास जो है 8, इसका पीछे देखिए तो 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को त्याग कर देगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका 8 जो है पूरा हो जाएगा। मैग्नीशियम का जो है बाह्यतम कक्ष में कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो क्या हो जाएगा, इसका बाह्यतम कक्ष में जो है 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है। और एल्युमिनियम जो है देखिए, एल्युमिनियम का कितना है, तो 3 है बाह्यतम कक्ष में, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। और क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 7 हो गया, तो इसका देखिए यहाँ पे कितना है, 7 है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागने के जगह पे वह किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, तो इसका भी 8 का जो है पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी धातुएं हैं, देखिए सोडियम क्या है, धातु है, मैग्नीशियम भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, और क्लोरीन जो है वो गैस है, चूंकि तो ये क्या हो जाएगा, ये अधातु है। तो ऐसे भी हम लोग पढ़ लिए हैं कि किसी भी
धातु जो होता है, कोई भी धातु होता है, उसका बाह्यतम कक्ष में 1, 2 या 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो ये सारे जो है क्या है, धातुएं हैं। और ये जो है विद्युत रूप से धनात्मक होंगी, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके इस पर धन आवेश आ जाएगा। मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो इस पर भी जो है 2 प्लस आयन आ जाएगा। और इसमें जो है एल्युमिनियम भी 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, तो इस पर जो है कौन सा आयन आ जाएगा, तो Al3+ हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि एल्युमिनियम पर 3 धन आवेश आ जाएगा। और जबकि देखिए क्लोरीन यहाँ पे कौन सी गैस है, तो क्लोरीन जो है यहाँ पे कितना है, क्लोरीन जो है वो 7 है। ठीक है, बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है क्या करेगी, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगी, और जब लेगी तो इस पर कौन सा आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा। यानी कि इसका जो है, इसका क्लोरीन का कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, इस पर जो है कौन सा आयन आएगा, तो -1 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए जितना भी धातुएं होती है उसके बाह्यतम कक्ष में जो है धातुएं जो होती है, धातुएं उसके बाह्यतम कक्ष में जो है 1, 2 चाहे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जबकि अधातुएं जो रहती है उसके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन लगता है, तो 5, 6 चाहे कितना रहता है, 7 रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लोरीन जो है क्या है, अधातु है, इसका बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या होगा, जब धातु अधातु से जब अभिक्रिया करेगी तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 ये जो इसके साथ चला जाएगा, तो यानी कि जो जिसके बाह्यतम कक्ष में जो है 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उस धातु से अभिक्रिया करेगा जिसका बाह्यतम कक्ष में जो है 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो है 5 जो है वो 3 के साथ चला जाएगा। ठीक है, 7 जो है वो किसके साथ चला जाएगा, 1 के साथ चला जाएगा। और 6 जो है वो किसके साथ चला जाएगा, 2 के साथ चला जाएगा। इसका मतलब अगर कोई अधातु है उसके बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वह उसी धातु से अभिक्रिया करेगा जिसके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्योंकि वह 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके आगे। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या है, तो किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उन इलेक्ट्रॉनों को बिंदु या क्रॉस के माध्यम से दर्शाना ही क्या कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कहलाता है। हम लोग बोल सकते हैं किसी तत्व के परमाणु के बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बिंदु या क्रॉस में दर्शाना इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या होता है कितना, तो 11 होता है। तो यहाँ कितना हो गया, देखिए पहला कक्ष में 2, दूसरा कक्ष में 8 और अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। 8 है तो 10 और 1 11। तो जो अंतिम कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग जब बिंदु से दर्शा देंगे तो यह क्या कहलाएगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कहला जाएगा। ऑक्सीजन का कितना है, तो 16 होता है परमाणु संख्या, तो 2, 8 और 6 हो गया। बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन को जब हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे बिंदु के रूप में तो यह क्या कहलाएगा, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कहलाएगा। ठीक है, क्लोरीन का उसी प्रकार देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्ष में, तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। ठीक है, तो सातों इलेक्ट्रॉन को जो है बिंदु के रूप में या क्रॉस के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कहलाता है। ठीक उसी प्रकार मैग्नीशियम का जो है बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको जो है 2 बिंदु यहाँ दर्शा देंगे मैग्नीशियम लिख करके, तो यह क्या कहलाएगा, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कहलाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी तत्व जो है जब किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया करता है तो उसके जो बाह्यतम कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही भाग लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग ये भी पढ़ लिए कि जो तत्व अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धन आवेश आता है, और कोई भी तत्व अपना इलेक्ट्रॉन अगर किसी तत्व से दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो उस पर जो है ऋण आवेश आता है। यहाँ पर देखिए सोडियम जो है ये एक धातु है, और धातुएं विद्युत रूप से धनात्मक होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखिए सोडियम का बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो इस पर जो है ये जो है अस्थायित्व प्राप्त कर लेगा, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो देखिए क्लोरीन जो है उसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसका बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। तो चूंकि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम जो है क्लोरीन को दे करके अस्थायित्व प्राप्त कर लेगा, और क्लोरीन जो है वह 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से ग्रहण करके अपना अस्थायित्व प्राप्त कर लेगा। तो जब ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पर जो है धन आवेश आ जाएगा, और क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर जो है 1 ऋण आवेश आ जाएगा, यानी ऋण आयन आ जाएगा, और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर लेंगे।
ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और क्लोरीन जो है उसको कितना चाहिए था, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। अगर हम लोग क्लोरीन का 2 अणु ले लेंगे तो दोनों क्लोरीन को जो है 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को मिल जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन जो है इस क्लोरीन को मिल जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो यहाँ पे 2 प्लस आयन आ जाएगा, और क्लोरीन जो है वो 1-1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो इस पर जो है 2 ऋण आवेश आ जाएगा, 2 ऋण आयन आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, तो इससे जो है यहाँ पे अभिक्रिया होगी और मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होगा। तो इस तरह जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के द्वारा किसी भी तत्वों के बीच जो रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना द्वारा अभिक्रिया को दर्शाना कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए अब हम लोग धातु एवं अधातु में आयनिक यौगिकों के बारे में समझते हैं। देखिए जब धातु जो है अधातु से अभिक्रिया करती है, इस चैप्टर के अनुसार धातुएं जो है अधातु से अभिक्रिया करेगी या फिर धातु धातु से अभिक्रिया करेगी तो क्या हो जाएगा, यौगिक का निर्माण होगा। ठीक है। तो यौगिक जो होते हैं यहाँ के अनुसार, देखिए इस चैप्टर के अनुसार जो है क्या होगा कि यौगिक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होगा क्या होगा, आयनिक यौगिक होगा, और दूसरा जो होगा सहसंयोजी यौगिक होगा। ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए आयनिक यौगिक कहते किसको हैं, तो ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान करने से बने हैं या फिर क्या है कि आयनों के आदान प्रदान करने से बने हैं। ठीक है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉनों का शेयर होगा या फिर आयनों का शेयर होगा तो उससे जो बनते हैं यौगिक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। देखिए हम लोग इसको समझते हैं। पहले देखिए जैसे यहाँ पे लेते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड को लेते हैं। ठीक है। सोडियम का जो है परमाणु संख्या कितना है, तो सोडियम का जो परमाणु संख्या है वह है 11। ठीक है। सोडियम का जो है कितना है, परमाणु संख्या कितना है, 11 है। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 8 और 1 हो गया, 8 और 2 10 और 1 11 हो गया, यानी इसका बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लोरीन जो है, क्लोरीन को देखते हैं तो इसका कितना होता है, परमाणु संख्या 17, यानी कि 2 8 और कितना हो गया, 7। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो हम लोग इसको देखिए इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना से दर्शाते हैं। तो देखिए सोडियम जो है इसके बाह्यतम कक्ष में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन का बाह्यतम कक्ष में जो है कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे चल जाएगा। तो देखिए जब इससे जब अभिक्रिया हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन जो है त्याग करके सोडियम जो है वह धन आयन बना लेगा। ठीक है। धन आयन बना लेगा, और क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करके, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जो है ग्रहण करके वह क्या बना लेगी, ऋण आयन बना लेगी। ठीक है। तो देखिए धन आयन और ऋण आयन, और देखिए इलेक्ट्रॉन का भी यहाँ पे क्या हुआ, साझा हुआ। तो जो इलेक्ट्रॉनों या फिर आयनों के साझा करने से जो यौगिक बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, NaCl। ठीक है। लेकिन ऐसे यौगिक जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को परस्पर साझा करने से बनते हैं, आयनों के परस्पर साझा करने से नहीं बनते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजी यौगिक बोलते हैं। ठीक है। सहसंयोजी यौगिक बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे किसका जो है शेयर होगा, तो इलेक्ट्रॉनों का सिर्फ शेयर होगा। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस। ठीक है। इन सब में देखिएगा तो यहाँ पे जो है मीथेन गैस है। अब इसमें देखते हैं कि ये कैसे बना होगा। ठीक है। देखिए कार्बन का जो है परमाणु संख्या कितना होता है, कार्बन का जो है परमाणु संख्या होता है 6। ठीक है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 4। ठीक है। तो क्लोरीन का जो है, कार्बन का जो है वो कितना हो गया, 1 2 3 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना इस तरह दर्शा दिया हम लोग। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन जो है उसका परमाणु संख्या 1 होता है। तो चूंकि कोई भी तत्व है वो या तो अपना 2 पूरा करना चाहता है, या 8 या फिर 18 या फिर 32। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसका बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसको जो है कितना चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है, बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन को जो है कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 पूरा करने के लिए। तो इस हाइड्रोजन को भी 2 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कार्बन से ले लेगा। ठीक है। देखिए ये कार्बन से ले लेगा,
और ये कार्बन जो है, ये कार्बन क्या करेगा, इन सारे से जो है एक एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन इसे ले लिया और फिर ये इसे ले लिया, देखिए ऐसे करके जो है ये कार्बन सारा से ले लेगा। तो यहाँ पे किसका साझा हुआ, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ। ठीक है, आयनों का साझा नहीं हुआ, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ। तो जो अब इलेक्ट्रॉनों का सिर्फ साझा होता है तो इस तरह के जो यौगिक होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ आयनों का भी साझा करके जो यौगिक बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक में खास बात एक ये है कि देखिए शुरू में क्या है, इसमें धातु है, यानी कि एक धातु और एक अधातु है। देखिए सोडियम यहाँ पे धातु है, जबकि क्लोरीन क्या है, अधातु है। पोटेशियम धातु है, क्लोरीन अधातु है। मैग्नीशियम धातु है, क्लोरीन अधातु है। यानी कि जब अधातु धातु से अभिक्रिया करती है तो आयनिक यौगिक का निर्माण करती है, लेकिन जब सिर्फ अधातु अधातु से अभिक्रिया करती है तो सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करती है। ठीक है, और ऐसे भी देखिए कि यहाँ पर धातुएं के ही बाह्यतम कक्ष में जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस पर जो आयन भी किस पर आएगा, तो धातु के ऊपर आएगा। तो आयनों का सिर्फ आदान प्रदान किस में हो सकता है, तो धातु एवं अधातु से अभिक्रिया होगा तो आयनिक यौगिक का निर्माण हो सकता है। लेकिन जब सिर्फ अधातु अभिक्रिया करेगा तो सहसंयोजी यौगिक का निर्माण होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जरूरी बात यही है कि एक धातु और एक अधातु होना चाहिए। और इसमें क्या है, संयोजी यौगिक में क्या है कि एक अधातु और दूसरा भी क्या होना चाहिए, अधातु ही होना चाहिए। ठीक है, अधातु से अभिक्रिया होगा तो सहसंयोजी यौगिक का निर्माण होगा। ठीक है, देखिए आयनिक यौगिक जो रहते हैं, चूंकि ये इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ आयनों के आदान प्रदान करने या फिर इलेक्ट्रॉनों का शेयर या फिर आयनों का शेयर करने से बने हैं। ठीक है, इसलिए इनके बीच जो होता है आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इन आकर्षण बल को जो है तोड़ने के लिए हम लोगों को बहुत ही उच्च दाब के साथ साथ उच्च ताप भी देना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक भी क्या होता है, तो उच्च होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आयनिक यौगिकों का गलनांक जो होता है वह द्रव्यनांक क्यों उच्च होता है। तो इसको देखिए यहाँ से समझ सकते हैं, क्योंकि आयनिक यौगिक जो रहते हैं वह इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ आयनों के साझा करने से बने होते हैं, इसलिए उनके बीच आकर्षण बल जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। और उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा और दाब देना पड़ता है। इसलिए जो है क्या होता है कि आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं आयनिक यौगिकों के गुण धर्म के बारे में देखते हैं। ठीक है, क्या क्वालिटी होता है आयनिक यौगिकों का, चलिए देखते हैं। उसके बाद अब हम लोग आयनिक यौगिकों के गुण धर्म के बारे में देखते हैं। देखिए आयनिक यौगिकों को समझना है तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड को लेंगे। सोडियम क्लोराइड को आप भली भांति जानते होंगे। ठीक है, जिसको साधारण नमक बोलते हैं। हम लोग अपने दैनिक जीवन में रोज जो है सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं, भोजन में डालते हैं ताकि भोजन स्वादिष्ट लगे। तो आप सोडियम क्लोराइड को देखे होंगे, तो यही क्या है, तो आयनिक यौगिक का एक सिंपल सा और अच्छा उदाहरण है समझने के लिए। आयनिक यौगिक में देखते हैं तो सोडियम क्लोराइड रहता कैसा है, तो वह ठोस अवस्था में रहता है, भंगुर होता है। ठीक है, अगर सोडियम क्लोराइड का जो है अगर हम लोग एक लेते हैं, देखिए नमक जो है कई तरह का होता है ना। तो नमक को अगर हम लोग हथौड़ा से पीटते हैं तो क्या हो जाता है कि वह जो है छोटे छोटे टुकड़े में जो है बिखर जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इस गुण को क्या बोलते हैं, भंगुरता कहते हैं, जैसे धातु में होता था। तो आयनिक यौगिक भी क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, ठोस होते हैं और कठोर होते हैं। पहला इसका गुणधर्म हो गया। उसके बाद जो है द्रव्यनांक और क्वथनांक, हम लोग देखे थे कि आयनिक यौगिकों के बीच जो है आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा होता है। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हम लोगों को अधिक मात्रा में ऊष्मा और ताप देना पड़ता है, ऊष्मा या ताप देना पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि आयनिक यौगिकों के बीच आबंध होते हैं, वह प्रबल होते हैं। इस कारण से इन यौगिकों के द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। उसके बाद देखिए घुलनशीलता की बात करते हैं तो देखिए नमक जो है पानी में घुल जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि समस्त आयनिक यौगिक जो है वो जल में घुलनशील होते हैं। और एक खास बात यह है कि जब आयनिक यौगिक गलित अवस्था में रहते हैं, मतलब घुला हुआ अवस्था में रहेगा, तो क्या होगा कि विद्युत का संचालन करेगा। और जब ये घुलित अवस्था में नहीं होते हैं आयनिक यौगिक जो, तो क्या होगा कि आयनिक यौगिक जो होंगे वो विद्युत का चालन नहीं करेंगे। तो ये इसका खास बात हो गया। तो हम लोग बोलेंगे सभी यौगिक गलित अवस्था में, घुलनशील अवस्था में होते हैं तो क्या होता है, विद्युत का चालन करता है। ठीक है, विद्युत का चालन करता है। देखिए यहाँ पे एक बीकर हम लोग ले लिए हैं। देखिए एक बीकर है यहाँ पे, एक यहाँ पे क्या है, बीकर है।
और उसमें सिर्फ हम लोग क्या किए हैं, नमक डाल दिए हैं, ठीक है, नमक डाल दिए हैं, और एक हम लोग इसमें इलेक्ट्रोड डाल दिए हैं, एनोड और कैथोड, ठीक है। जो प्लस है उसको एनोड बोल रहे हैं, जो माइनस टर्मिनल है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं, माइनस टर्मिनल है उसको हम लोग बोल रहे हैं कैथोड, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, और इसको जो है हम लोग बल्ब से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो है मान के चलिए ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बल्ब इसमें लगा हुआ है। अब क्या है, सिर्फ नमक डाले हैं और इसको बैटरी से जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे बिजली जो है प्रकाशित नहीं हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि विद्युत धारा जो है इस नमक से पास होकर के इधर नहीं बह रही है, जिसके चलते ये बल्ब नहीं जल रहा है। लेकिन जैसे ही इसको पानी, जैसे ही इसमें हम लोग पानी डाल देंगे तो नमक जो है पानी में घुल जाएगा और क्या होने लगेगा, ये बल्ब जो है वो प्रकाशित होने लगेगा। इसका मतलब यही हो गया कि सभी यौगिक जो है, कौन सा यौगिक, तो आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं और फिर क्या होगा, घुलनशील या फिर गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्न को देख लेते हैं जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो देखिए प्रश्न है, सोडियम, ऑक्सीजन व मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला गया है सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए लिखना है। अगर आपने यह वीडियो को पूरा ध्यान से देखा होगा तो आपको जो है यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको सारा क्वेश्चन जो है बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे है सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, 11 होता है, ठीक है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2, 8 और 1, कितना हो गया, 8 और 2 10 और 1 11, ठीक है। तो इसका 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, सोडियम में हम लोग 1 बिंदु बैठा देंगे, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना ही लिखना था, सिंपल सा। देखिए अभी ऑक्सीजन का देखते हैं, इसका 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग ऑक्सीजन लिख करके इसके चारों बगल जो है 6 बिंदु बैठा देंगे तो समझ जाना है, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना किस प्रकार बनेगा। ऑक्सीजन के चारों ओर जो है 6 बिंदु बैठा देंगे, ठीक है। उसकी तरह देखिए मैग्नीशियम को देखते हैं तो परमाणु संख्या 12 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 2 होगा। तो 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम को जो है 2 बिंदुओं से दर्शा दिए। तो ये हमारा सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हो गया। अब इसी से संबंधित 2 क्वेश्चन नीचे है। देखिए बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण दिखाइए, ठीक है। किसके द्वारा दिखाना है, तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी तत्व जो है वो उसका 72 कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है सिर्फ वही जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ सोडियम का जो है 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो यही भाग लेगा। अब यहाँ पे कितना है, सोडियम जो है देखिए N2O है, तो सोडियम के पास जो है 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम कितना है, 2, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ज्यादा, ठीक है। दोनों सोडियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। और ऑक्सीजन जो है इसको जो है देखिए 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इसको अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से ले लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से ले लेगा। तो देखिए जब ये सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इस पर धन आवेश आ जाएगा 1, और इस सोडियम के पास भी 1 धन आवेश आ जाएगा। और चूंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, देखिए इससे जो है 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो इसका मतलब इस पर जो है 2 ऋण आवेश आ गया। और जब दोनों आपस में अभिक्रिया कर लेगा तो यहाँ बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, N2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम के 72 कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। तो इसका पास 2 ज्यादा है, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो यह क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो इस पर जो है 2 धन आवेश आ गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया तो इस पर जो है 2 ऋण आवेश आ गया। इसका मतलब हम लोग इसको दर्शा सकते हैं AmGO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। उसके बाद देखिए इन यौगिकों में कौन कौन से आयन हैं। अब हम लोग देखिए यहाँ पे सोडियम के पास जो है वो क्या किया था, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया था। तो सोडियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने से यहाँ पे 2 धन आवेश आ गया, या फिर 2 धन आयन आ गया। और ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया था, तो इस पर क्या आ गया, 2 ऋण आवेश आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 माइनस और सोडियम 2 प्लस, ये इसका क्या हो गया, आयन हो गया। उसके बाद देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया था तो इस पर जो है 2 प्लस आयन आ गया था। और ऑक्सीजन जो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया था, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन के पावर में कितना हो गया, इसका जो है इसका आयन कितना हो गया, 2 ऋण आयन हो गया, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में बुक में दिया गया है। आप अगर इस वीडियो को अगर पूरा देखे होंगे तो आपको यहाँ पे जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप सारा क्वेश्चन बढ़िया से बना सकते हैं। देखिए उसके बाद है आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। ये क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ लिए हैं, अभी तुरंत पढ़े हैं। देखिए क्या बोलेंगे कि आयनिक यौगिकों के इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं। तो आयनिक यौगिकों में आयनिक बंध होते हैं और ये बंध अत्यधिक मजबूत होते हैं। इन बंधों को तोड़ने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। इसी कारण से आयनिक यौगिक का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लिए हैं पहले। तो ये जो है इस तरह हम लोग समझ लिए कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ अब हम लोग ये भी समझ लिए कि आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिकों में क्या अंतर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, तो अगला वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगला वीडियो।